नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों का रुख करेंगे। आज असम और पश्चिम बंगाल में दहाड़ेंगे गृह मंत्री अमित शाह। असम में 2 और बंगाल में 1 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। असम के मरघेरिता और नाजीरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। असम और बंगाल में जीत के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। तो एक और जहां पर ममता बनर्जी लगातार खुले तौर पर बीजेपी को चुनौती दे रही हैं, तो वहीं इस बीजेपी की तरफ से भी इन चुनौतियों को कबूला जा रहा है और साथ ही साथ अब पूरा जोर बीजेपी अपना लगा रही है। जोर आजमाइशें चल रही हैं दोनों ही तरफ से और दोनों पक्ष के पार्टी अपनी कमर कस करके तैयार है, यानी कि एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए अब यहां पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी नजर आ रही है। और ममता बनर्जी की सरकार जो लगातार इतने वर्षों से अब तक पश्चिम बंगाल में जीतती आई थी और सत्ता में काबिज होती रही थी, तो वहीं अब ममता बनर्जी के किले को ढहाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल और असम का दौरा बताया जा रहा है अमित शाह का। तो फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं अमित शाह, और ऐसे में अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में खुद कई रैलियों में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कई रैलियों का आयोजन भी होना है और ऐसे में आज बीजेपी की तरफ से असम और बंगाल का दौरा कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो अमित शाह दहाड़ते हुए नजर आएंगे आज पश्चिम बंगाल में। चुनावी रैलियां बताई जा रही है, एक के बाद एक कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, कई रैलियां निकाली जानी है। तो खड़गपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जब ममता बनर्जी चोटिल हुई थी तो इस पर भी कटाक्ष किया था गृह मंत्री अमित शाह ने, और अमित शाह ने यह कह दिया था कि चुनाव के लिए इमोशनल वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश में ये पूरा आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया जा रहा है। तो आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और उन्होंने कई सवालिया निशान भी खड़े किए हैं ममता बनर्जी की सरकार पर और कई कमियों को गिनाया है। साथ ही ये कह दिया है कि 200 आंकड़ा तो छोड़िए, इस बार 250 या 300 आंकड़े को छुएगी बीजेपी पश्चिम बंगाल में। और साथ ही इस जीत के बाद से जय श्री राम का नारा तो ममता बनर्जी भी लगाएंगी। और खबर अब लखनऊ से। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले आज एक और बैठक होनी है। तो आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई जा रही है। बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सुनील बंसल और साथ ही राधा मोहन सिंह इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले एक और बैठक, और इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे भी कार्य करने हैं और अब तक के जो कार्य किए गए हैं उनको लेकर भी समीक्षा इस बैठक में की जा सकती है, क्योंकि आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां अभी से की जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से, और ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। तो हर पार्टी की तरफ से जहां एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, तो ऐसे में बीजेपी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, क्योंकि इस बीच में अभी ऐसे कई फेरबदल होने बाकी है और सियासी घमासान लगातार छिड़ा हुआ है। तो ऐसे में बीजेपी लगातार बैठकों का दौर आयोजित कर रही है और तमाम बैठकें अब तक बुलाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। और एक बार फिर से स्वतंत्र देव सिंह के अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में कहा जा रहा है कि कार्य समिति की बैठक इसके बाद होगी। कार्य समिति की बैठक के पहले प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे और किस प्रकार से काम करना है। साथ ही जो चौपाल लगाने का जिक्र किया गया था बीजेपी की तरफ से, उसको भी लेकर के चर्चा की जा सकती है। और वहीं लखनऊ में 6 आयुर्वेदिक अस्पतालों में खोलेंगे वेलनेस सेंटर। तो वेलनेस सेंटर खोले जाने की कवायद शुरू की जा रही है। लखनऊ में 6 ऐसे आयुर्वेदिक अस्पताल बताए जा रहे हैं जो कि वेलनेस सेंटर के तौर पर शुरू किए जाएंगे। योग प्रशिक्षक और सहायक नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो 38 चिकित्सालयों में पहले चरण में 6 वेलनेस सेंटर शुरू करने की तैयारी की गई है और जैसे ही ये सफल साबित होंगे, इसके बाद से और कई अस्पतालों में इसी प्रकार से चिकित्सालयों को खोला जाएगा।
लेकिन फिलहाल 6 वेलनेस सेंटर की शुरुआत होनी है और जो योग प्रशिक्षक है उनकी भी नियुक्ति की जाएगी। तो योग प्रशिक्षक को 8 और सहायक को 6,000 प्रति माह मानदेय मिलेगा। इसके लिए चयनित अस्पतालों में सुबह और शाम को योग प्राणायाम का संचालन किया जाएगा। तो जो चुने हुए अस्पताल बताया जाएगा, जिनको पहले से ही चिन्हित किया गया है, तो चयनित अस्पताल ये बताए जा रहे हैं जहां पर सुबह और शाम यानी कि 2 बेलाओं में योग प्राणायाम का संचालन किया जाएगा। तो स्वास्थ्य के ओर एक और कदम योगी सरकार की तरफ से बढ़ाया जा रहा है और आयुर्वेदिक अस्पतालों के तहत लखनऊ में 6 ऐसे वेलनेस सेंटर को तैयार किया जा रहा है। तो 38 चिकित्सालयों में पहले 6 सेंटर्स को शुरू किया जाएगा, जहां पर योग प्रशिक्षक को 8 और सहायक को 6,000 प्रति माह मानदेय भी इसमें दिया जाएगा। तो जो चयनित अस्पताल की सूची पहले से तैयार कर ली गई है कि किन किन अस्पतालों में इन सेंटर्स की शुरुआत की जाएगी। वेलनेस सेंटर ये कहे जा रहे हैं जहां पर योग प्रशिक्षक होंगे और ऐसे में योग प्राणायाम का संचालन भी इन सेंटर्स में कराया जाएगा। तो योग प्रशिक्षक को 8 और सहायक को 6,000 मानदेय प्रति माह मिलेगा। और खबर मिर्जापुर से, जहां पर 3 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या के बाद शव को सड़क किनारे फेंका गया है। तीनों शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। चुनार थाना क्षेत्र के नंदूपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, छानबीन लगातार जारी है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो 3 शव को पुलिस ने बरामद किया है, आखिर ये किन लोगों के शव है और किन लोगों ने इन 3 लोगों की हत्या की है। यानी कि मिर्जापुर में एक बार फिर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है और 3 लोगों की एक साथ हत्या कर दी गई है। लेकिन तीनों शव को वहीं सड़क किनारे फेंक दिया गया था हत्या करने के बाद से। तो पूरे इलाके में फिलहाल सनसनी फैली हुई है कि आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने इस तरीके से हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद से सड़क किनारे शव को फेंक दिया। तो फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये किन लोगों के शव है और साथ ही इस बात का खुलासा करने की भी जद्दोजहद में जुटी हुई है पुलिस विभाग कि आखिर वो कौन लोग थे जिन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया है और क्या कारण रहे थे जिस वजह से यह हत्या की गई है। तो फिलहाल जिसके शव है उनके परिजनों का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। थाना चुनार क्षेत्र में मिर्जापुर और बनारस के बॉर्डर पर नंदपुरा गांव में रोड के किनारे 3 बॉडीज मिली हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तीनों बॉडीज यहां कहीं से लाकर डाली गई हैं और तीनों डेड बॉडीज की पहचान कर ली गई है। इनमें एक पिंटू यादव उर्फ राजकुमार है जो कि जिला रोहतास के रहने वाले हैं। दूसरे इन्हीं के साथी ओम हैं, ये भी जिला रोहतास के रहने वाले हैं। तीसरे पिंटू कुमार हैं, ये भी सासाराम जिला बिहार के रहने वाले हैं। इनके घर वालों से बात हो गई है, सूचना हो गई है, वो घर वाले इनके वहां से चल दिए हैं, अग्रिम कार्रवाई की जाए। तो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार ने शराब की दुकानों पर अब छापेमारी करना शुरू कर दिया है। सिकंदराबाद क्षेत्र बताया जा रहा है जहां पर ये छापेमारी डीएम और एसएसपी की तरफ से की गई है। दरअसल डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार खुद ही सड़कों पर उतर गए। उसके बाद से शराब की दुकानों पर जा करके उन्होंने सबसे पहले छापेमारी की और छापेमारी के तहत सिकंदराबाद के तमाम क्षेत्र बताए जा रहे हैं जहां पर खुद शराब की दुकानों पर जा करके शराब की बोतलों के जो बारकोड्स हैं उन्हें सबसे पहले स्कैन किया गया, उनकी जांच की गई और आला अधिकारियों की छापेमारी से शराब कारोबारियों में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। डरे सहमे से तमाम शराब के जो कारोबारी बताए जा रहे हैं वो लोग डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जो छापेमारी चल रही है बुलंदशहर से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी जब कच्ची शराब की वजह से या जहरीली शराबों की वजह से कई लोग बीमार पड़े थे, कई लोगों की जानें चली गई थी और इसी वजह से जब पुलिस महकमे में हड़कंप मचा तो फिर पुलिस की तरफ से भी इस मामले में संज्ञान लिया गया और अब डीएम और एसएसपी खुद ही सड़कों पर उतर आए हैं ताकि शराब के ठेकों पर खुद जाकर के छापेमारी कर सके और पता लगाने की कोशिश की जाए कि किसी भी शराब के दुकान पर कच्ची शराब या जहरीली शराब ना बेची जा रही हो ताकि किसी भी इंसान को इससे कोई खतरा ना हो। तो आला अधिकारियों को भी ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर किसी भी तरीके की कोताही या ढिलाई बरती जाती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम और एसएसपी यानी कि डीएम रविंद्र कुमार और साथ ही एसएसपी संतोष कुमार भी पहुंचे और सिकंदराबाद क्षेत्र के कई शराब ठिकानों पर
जाकर के, यानी कि जो शराब के ठेके बताए जा रहे थे वहां पर जाकर के बारकोड स्कैन करते हुए उनका पता लगाया गया कि कच्ची शराब है, जहरीली शराब है या ठीक है। तो बुलंदशहर की खबर आपको बता रहे, जहां पर एक्शन मोड में बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी नजर आए हैं। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, तो पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शराब तस्करी करने वाले 2 शातिर तस्करों को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। मौके से हरियाणा मार्का की 15 पेटी अवैध शराब को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आगामी चुनाव को लेकर के एकत्रित की जा रही थी शराब। तो दरअसल चुनाव का मौसम है और ऐसे में चुनाव के मौसम के तहत अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो शराब माफिया होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। और ऐसे में ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने ऐसे ही 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से मौके से ही हरियाणा मार्का की 15 पेटी अवैध शराब को बरामद करने का काम किया गया है। तो आगामी चुनाव को लेकर के एकत्रित की जा रही थी ये शराब। पूर्व प्रधान प्रत्याशी के ठिकाने से बरामद हुई है भारी मात्रा में शराब। तो राजीव और भीम सिंह को जारचा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। तो ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आगामी चुनाव को लेकर के जो शराब अवैध तरीके से एकत्रित की जा रही थी, पूर्व प्रधान प्रत्याशी के ठिकाने से ही इस शराब को भारी मात्रा में बरामद किया गया। 15 पेटी शराब बताई जा रही थी जो कि अवैध तरीके से रखी गई थी और इस अवैध शराब को बरामद किया है ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने। और अब खबर बस्ती से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में एक बार फिर से मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी दीपक शुक्ला घायल बताया जा रहा है। 50,000 के इनामी बदमाश की तलाश लंबे समय से पुलिस को थी। दीपक शुक्ला इसका नाम बताया जा रहा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार अब कर लिया है। और मुठभेड़ में दीपक शुक्ला घायल हुआ है पुलिस की गोली लगने की वजह से, और साथ ही लेकिन उसके 2 साथी जो बताए जा रहे थे वो फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। और इस आरोपी के पास से एक पिस्टल, 3 फायर खोका और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। कुछ दिनों पहले ही मुनीम नाम के एक शख्स की गोली मार करके लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था दीपक शुक्ला ने, और घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। परशुरामपुर और स्वाट टीम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। दरअसल संयुक्त टीम की मिलीभगत की वजह से इस मुठभेड़ के बाद से इस आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका है। इस पर पहले से ही पुलिस ने 50,000 के नाम की घोषणा की थी और लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, जिसके बाद से जो बदमाश दीपक शुक्ला बताया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी अब कर ली गई है। वहीं 2 जो उसके साथी बताए जा रहे थे फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस को उन दोनों की तलाश है और जल्द ही पुलिस की तरफ से कहा गया है कि उन दोनों को भी पकड़ लिया जाएगा। तो फिलहाल बस्ती की खबर आपको बता रहे, जहां पर मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश दीपक शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में बदमाश को पैर में गोली लगी थी, जिसके लिए नजदीकी अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये आज थाना परशुरामपुर में हमारी स्वाट टीम और हमारी थाना परशुरामपुर की टीम है, इसके द्वारा एक अभियुक्त की मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम है दीपक शुक्ला। और ये महनिया छपिया गांव के रहने वाले हैं, थाना छपिया गोंडा के निवासी है। और इनकी तलाश थी पहले से ही। और आज ये जो नारायणपुर रोड है, भवनार नारायणपुर रोड, इस पर इनकी मुखबिर से सूचना मिली थी जाने की सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास में। इसी पे मुखबिर की सूचना पे पुलिस ने इनकी घेराबंदी की और घेराबंदी में इनको रोकने का प्रयास किया गया। तो इनके द्वारा पुलिस टीम को फायर किया गया, जिसमें हमारे एक थाना प्रभारी है उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में, और बाकी जो एक कांस्टेबल है उनके हल्की चोट लगी है। और इसी दौरान इनको पैर में गोली लगी है और इनको अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त थाना परशुरामपुर में 19 फरवरी को एक घटना हुई थी, जिसमें एक देसी शराब के सेल्समैन है, उनको 2 गोली मार के उनके साथ में करीब 45,000 रुपये की लूट की गई थी उनके द्वारा। तभी से इनकी तलाश चल रही थी। और इसमें आज और आगरा में 10 साल की बच्ची ने खुदकुशी कर ली। दरअसल पूरा मामला बताया जा रहा था कि भाई से विवाद हुआ था बच्ची का, जिस वजह से उसने खुदकुशी कर ली। 10 साल की बच्ची बताई जा रही थी। तो फांसी लगा करके आत्महत्या इस बच्ची ने की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फतेहाबाद थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव की घटना बताई जा रही है। मामूली विवाद बताया जा रहा था कि 10 साल की इस बच्ची का अपने भाई के साथ मामूली विवाद हुआ था और जिसके बाद से इस बच्ची ने खुदकुशी कर ली। बच्ची ने आत्महत्या की है, फांसी के फंदे से खुद को लटका लिया और अपनी जान दे दी। तो भाई से विवाद होने के चलते 10 साल की बच्ची ने खुदकुशी की है। पुलिस
मामले का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार का विवाद हुआ था भाई के साथ, जिस वजह से इस बच्चे ने खुदकुशी की है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून की बता दें कि मंत्रियों के पोर्टफोलियो आज देर शाम तक जारी हो सकते हैं। तो सचिव अमित नेगी और शैलेश बगोली के साथ सीएम ने मंथन किया है। पुराने लगभग सभी मंत्रियों को पुराने विभाग ही दिए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री बंशीधर भगत को पूर्व मंत्री मदन कौशिक के विभाग मिल सकते हैं। अन्य 4 नए मंत्रियों को भी ठीक विभाग मिलने की संभावना जताई जा रही है। पेयजल और स्वास्थ्य जैसे विभाग अपने पास नहीं रखेंगे सीएम तीरथ। तो पेयजल विभाग मंत्री बिशन सिंह चुफाल को दिया जा सकता है, स्वास्थ्य विभाग मंत्री गणेश जोशी को दिया जा सकता है। तो उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हाईकमान की हरी झंडी के बाद आज इस पर फैसला सुनाया जा सकता है। हरी झंडी आज इसको दिखाई जा सकती है। और जो कैबिनेटों का जो विभागों का बंटवारा होना है, मंत्रियों के विभाग आज बंटने हैं, तो आज ये कहा जा रहा है कि विभागों के बंटवारे पर मुहर उत्तराखंड सरकार लगा सकती है। आज जो 4 लोग नए बताए जा रहे हैं उनको भी बड़ी और नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। वहीं जो पुराने मंत्री अब तक के बताए जा रहे थे, जिनके जो भी कार्य थे, उनको वही विभाग मिलने की संभावना जताई जा रही है। सरकार के स्तर से इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पहले माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विभाग बांट सकते हैं, लेकिन अब पहले मंथन होगा, उसके बाद से विचार विमर्श के बाद बंटवारा होगा। इस पर अधिक जानकारी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज हो सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। तो क्या जो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि जो पुराने मंत्री अब तक थे उनको पुराना ही कार्य सौंपा जाएगा, नए मंत्रियों को शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ नई जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मंत्रालयों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अभी कल भी जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी मंत्रियों से उनकी चॉइस पूछी थी। ये पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से उनके मंत्रालयों की चॉइस पूछी है कि आप कौन कौन से मंत्रालय आप चाहते हैं। उसको लेकर के जो पुराने मंत्री थे, पुराने मंत्रियों ने अपने विभागों को दोबारा रिपीट करने के साथ साथ कुछ अतिरिक्त मंत्रालयों की मांग भी की है। इसके साथ ही अगर देखा जाए, जो 4 नए मंत्री आए हैं, 4 नए मंत्रियों ने भी अपने अपने चॉइस के मंत्रालय कुछ रखे हैं। उसके बाद आज शैलेश बगोली और अमित नेगी दोनों सचिवों के साथ मुख्यमंत्री की वार्ता हुई है और वो उसके बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक ये मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री के पास पिछले कार्यकाल में त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास लगभग आधा सैकड़ा से ज्यादा मंत्रालय थे। इस बार उन मंत्रालयों में कमी कर सकते हैं तीरथ सिंह रावत, अपने मंत्रालयों को कई दूसरे मंत्रियों को भी बांट सकते हैं। जैसे जल है, स्वास्थ्य है, सैनिक कल्याण है, इस तरह के कई महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जो दूसरे मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। क्योंकि गणेश जोशी की पहली पसंद सैनिक कल्याण थी, तो सैनिक, क्योंकि वो खुद एक्स आर्मी मैन है, ऐसे में सैनिक कल्याण उनको मिल सकता है। हेल्थ जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय भी उनको मिल सकता है। अगर इसके साथ ही देखा जाए बिशन सिंह चुफाल को जल मंत्रालय मिल सकता है जो है। तो कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनको लेकर के भी खींचतान भी होगी। दरअसल लोक निर्माण विभाग को लेकर के खींचतान, लोक निर्माण विभाग इससे पहले मुख्यमंत्री के पास था, लेकिन अब बंशीधर भगत इस मंत्रालय को चाहते हैं। वहीं अगर देखा जाए हरक सिंह रावत भी चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो पुराने मंत्री हैं उनको उनके विभाग वापस होंगे, लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही उनको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी है। सतपाल महाराज को कुछ अतिरिक्त मंत्रालय मिल सकते हैं, सुबोध उनियाल को भी कुछ मंत्रालय मिल सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो पुराने मंत्रियों का कुछ कद भी बढ़ेगा और जो नए मंत्री हैं उनको भी ठीक ठाक मंत्रालय दिए जाएंगे। तो कवायद जारी है, आज शाम तक इसकी घोषणा हो सकती है। आज शाम तक सभी मंत्रियों को उनके पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। लेकिन क्या ब्रजेश केवल इच्छा पूछकर ही ये मंथन करके और उसके बाद से विभागों का बंटवारा होगा, या फिर लोगों की दिलचस्पी के साथ या फिर जनता से भी पूछते हुए और देखते हुए कि कौन किस विभाग को बेहतर संभाल सकता है, ये सारी चीजों को देखते हुए मंथन करके उसके बाद विभागों का बंटवारा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जो मंत्री थे उनके जो कार्यकाल रहे 4 साल के, उनका भी आकलन होगा। उनके भी परफॉर्मेंस के आधार पर किस विभाग में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, किस विभाग में उनका इंटरेस्ट बहुत कम था। इस तरह से उनके कुछ मंत्रालयों को बदला भी जा सकता है जो है। उनके मंत्रालयों को बदल करके कुछ ऐसे जो एक्टिव मिनिस्टर्स हैं
उनको मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह कि केवल मंत्रालय रिपीट होंगे 100%, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ मंत्रालय में रद्दोबदल भी हो सकता है, लेकिन जो क्रीम मिनिस्ट्री थी, खास करके मदन कौशिक के मंत्रालय को जो है अगर देखा जाए तो बंशीधर भगत को जो है चूंकि उन्हीं के मंत्रालय रिपीट किए जा सकते हैं, क्योंकि मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। बंशीधर भगत जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको अब कैबिनेट मंत्री बनाया गया और सीनियर मंत्री हैं, इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय जो कौशिक के पास थे वो अब बंशीधर भगत को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो मंत्रालयों के रद्दे बदल काफी बड़े पैमाने पर होगा। अब देखना यह होगा कि किसको क्या मंत्रालय मिलता है और मंत्रालय उनके मन माफिक होता है या नहीं। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम योगी के आदेश के बाद से एक्शन में बाराबंकी प्रशासन नजर आ रही है। सड़क किनारे बने धार्मिक स्थलों को हटवाने के आदेश का पालन शुरू किया जा चुका है। बाराबंकी में प्रशासन ने सड़क के बीचों बीच बनी मजार को हटवा दिया है। तो सड़क किनारे अब तक जो भी धार्मिक स्थलों को बनाया गया था और अब एक्शन उन पर लिया जा रहा है और साथ ही धार्मिक स्थलों को सड़क के किनारों से हटाने का काम शुरू कर दिया गया। और सबसे पहले जो मजार बताई जा रही थी कि सड़क के किनारे ही इसका निर्माण किया गया था, तो ऐसे में बाराबंकी में प्रशासन ने सड़क के बीचों बीच बनी मजार को हटा दिया है। सीएम योगी के आदेश के बाद से एक्शन मोड में बाराबंकी प्रशासन नजर आ रही है। जो भी अब तक धार्मिक स्थल सड़क के किनारे बने हुए थे, अब ये आदेश जारी कर दिया गया है कि एक एक करके सबको चिन्हित किया जाए और जल्द से जल्द ही इन निर्माणों को हटवाया जाए। तो इसकी कवायद अब शुरू कर दी गई है प्रशासन की तरफ से भी। तो बाराबंकी की देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन का पीला पंजा एक बार फिर से चला है और सीएम योगी के आदेश के बाद से ही बाराबंकी की प्रशासन हरकत में नजर आ रही है और अब ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश जारी किए थे कि सड़क किनारे जो भी धार्मिक स्थल बनाए गए हैं उन्हें हटाया जाए ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ऐसा लगभग देखा जाता था कि अगर सड़क किनारे कोई धार्मिक स्थल बना होता था तो लोगों की भीड़ वहां इकट्ठे हो जाती, जिस वजह से आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता था। और इसी के मद्देनजर सीएम योगी के आदेशों का पालन बाराबंकी प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको बाराबंकी के दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी हिंसा ना हो सके, क्योंकि जब धार्मिक स्थलों की बात आती है तो लोग हिंसा पर भी उतारू हो जाते हैं। तो ऐसे में ठीक तरीके से आदेश का पालन हो सके, इसी वजह से भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है और बीचों बीच जो मजार बना हुआ था उसे हटाने का काम किया गया। इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता भोलानाथ बाराबंकी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे पूछेंगे भोलानाथ कि ये जो कवायद शुरू की गई है प्रशासन की तरफ से, पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या एक मजार को हटाया गया? अब तक और कितने ऐसे धार्मिक स्थल है जो कि सड़क किनारे बने हुए हैं और वो भी रडार पर है प्रशासन के, उन्हें भी जल्द से जल्द इसी तरीके से हटाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल बता दें, बाराबंकी के फतेहपुर का मामला है जहां पे धार्मिक स्थल बीच रोड पे मजार बनी हुई थी। ऐसी अगर बाराबंकी जनपद की बात करें तो बाराबंकी में अन्य कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे बीच सड़क पे कोई मजार या हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है, जिसके बाद प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आधी रात में वहां पे जो करीब 100 साल पुराना बताया जा रहा है पेड़ था, उसी पर मजार बनी हुई, तो उसको पेड़ को कटवाया गया है वन विभाग की अनुमति से और मजार को लोगों की आपसी सहमति से हटवाकर वो ईदगाह मैदान में मजार शिफ्ट करवाई गई है। जी चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया भोलानाथ आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बाराबंकी में एक बार फिर से प्रशासन का पीला पंजा चला है और बीच जो रास्ते पर एक मजार बनी हुई थी उस मजार को हटवाने का काम किया गया है। तो सीएम योगी के आदेशों का पालन भी किया गया।